पौधों में मिट्टी से जल और आवश्यक खनिज लवणों का अवशोषण मुख्य रूप से किस भाग द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे पूछा गया था कि पौधों के किस भाग के द्वारा खनिज और जल का जो है अवशोषण किया जाता है। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन में दे रखा था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जल का। अगर टिश्यू का बोला जाता है तो जल और खनिज का कौन लेके जाता है? तो जाइलम हो जाता है उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हमारे वायुमंडल में साफ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट डायरेक्टली नहीं दे रहा, ये घुमा के दे रहा है। इसमें क्या दिया था? इसका आंसर था कि कम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण, जिसका कम तरंग दैर्ध्य वाले होता है, यानी कि नीला प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो कम होता है, वेवलेंथ कम होता है, जिस कारण से ये ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, ठीक है। और ये ज़्यादा स्कैटर होने के कारण हमको वही रंग दिखाई देता है जो रंग ज़्यादा स्कैटर होता है, ठीक है। जो रंग ज़्यादा फैलता है उसी को दिखाई देता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी में शरीर के आंतरिक अंगों का चित्रण किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार किया जाता है? देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या होता है कि हाई साउंड वेव को भेजा जाता है, और उसके बाद जो टिश्यू होता है, हमारे शरीर का जो ऑर्गन होता है, टिश्यू होता है, उससे टकरा के फिर ये वापस आता है और जिससे एक इमेज क्रिएट किया जाता है। उस हिसाब से हम लोग जो आंतरिक जो अंग है उसको देखते हैं। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्तकों से परावर्तित ध्वनि तरंगों के विश्लेषण द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीव जैसे कि पैरामीशियम हो गया जल में तैरते हुए भोजन के कणों को किस संरचना की लयबद्ध गति द्वारा अपने मुख तक पहुंचाती है? तो पैरामीशियम जो होता है उस पर जो होता है ना, ये इस तरह से लंबा लंबा सिलिया होता है, और यही सिलिया से भोजन पकड़ता है और इसी सिलिया से वो तैरता भी है, चलता भी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिलिया। पैरामीशियम इस तरह से लंबा होता है और इस तरह से इसमें ये इस तरह से सिलिया होता है, जो बाल की तरह होता है, इसको सिलिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्युतीय उपकरण 30 सेकंड तक 85 वाट की शक्ति का उपयोग करता है तो इसके द्वारा उपयोग की गई कुल कार्य कितना होगा? यानी कि वर्क डन पूछ दिया है कि कितना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमको दिया क्या है? तो टाइम दे रखा है और वाट दे रखा है 85 वाट, यानी कि इसका पावर दे रखा है। तो हम लोग को पता है कार्य पूछा है, तो पावर बराबर क्या होता है? पावर काम करने की दर को, यानी कि कार्य करने की दर को ही क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है, यही होता है। अब हमको पूछा यहाँ पे क्या गया है कि इसमें कुल कितना द्वारा कार्य कितना होगा? तो कार्य हमको पूछा है, यानी कि कार्य हमको निकालना है। तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा? P × T हो जाएगा। अब मेरे पास दे रखा है पावर दे रखा है कितना? 85 वाट है, और टाइम कितना दे रखा है? सेकंड में 30 सेकंड दे रखा है। तो 85 इंटू अगर हम लोग 85 इंटू अगर 30 करते हैं तो कितना आ जाएगा? तो 85 इंटू 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आप अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2550 जूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल दर्पण, देखिए दर्पण आप लोग याद रखिएगा, उत्तल दर्पण हमेशा दर्पण जरूर से याद रखना, ठीक है, कि कौन सा दर्पण का पूछा गया है। उत्तल दर्पण के सामने किसी वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? देखिए यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछा, यहाँ पे डायरेक्टली आपको एक थियरी वाला पोर्शन से पूछ दिया है। तो सबसे पहले तो देखो उत्तल दर्पण है। अब उत्तल दर्पण जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो आपको समझ लेना चाहिए था कि जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे की ओर बनेगा, यानी कि वो वर्चुअल होगा, और हमेशा वर्चुअल वाला सीधा होता है, जो रियल होता है वो उल्टा होता है ना। तो वर्चुअल होगा तो सीधा होगा। अब देखो यहाँ पे ये दो चीज़ तुमको मिल गया। ये वर्चुअल का मतलब आभासी, देखिए वर्चुअल होगा इरेक्ट यानी कि सीधा होगा, वर्चुअल होगा सीधा होगा, और तो कहीं पे वर्चुअल सीधा नहीं और वस्तु से छोटा होगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। अगर आपको 1 से 2 पॉइंट भी अगर मालूम है तो आप आराम से कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब कॉपर के चूर्ण को वायु की उपस्थिति में तीव्रता से गर्म किया जाता है तो उसकी सतह पर बनने वाले काले रंग का पदार्थ कौन सा होता है? ठीक है, जब हम लोग कॉपर के चूर्ण को वायु के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो एक काला जैसा पदार्थ बैठ जाता है, उस पदार्थ का नाम क्या है ये आपसे पूछा गया था। तो इस पदार्थ का नाम है कॉपर 2 ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान यानी कि मास नंबर को पूछ दिया का अनुपात कितना होगा? तो देखिए इजी है, आप इसमें कुछ भी नहीं करना था आप लोगों को, सिर्फ इसका अनुपात पूछा है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? सबको पता है 14 होता है, और हाइड्रोजन देखिए हाइड्रोजन का होता है 1, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 3 है, 1 × 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 14 × 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब काले रंग के कॉपर ऑक्साइड CuO की क्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु का मतलब होता है जिसमें पानी डाल दिया गया हो, ठीक है, तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कराई जाती है तो प्राप्त विलयन का रंग क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन कई बार मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें भी आप लोग देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं। तो इसमें क्या होता है? नीला और हरा रंग
का दिखता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट की उपस्थिति में गन्ने के रस या सिरे की किण्वन से मुख्य रूप से कौन सा कार्बनिक यौगिक बनता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से कौन सा कार्बनिक यौगिक बनता है, आप लोग सबको पता होगा कि ये इसी से क्या बनाया जाता है, एथेनॉल बनाया जाता है। अभी एथेनॉल 2.0 है ना, जो पेट्रोल में दिया जा रहा है मिला के। चलिए अगला क्वेश्चन है, जल विलयन में H+ आयन की सांद्रता के आधार पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में मुख्य अंतर क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और एसिटिक अम्ल CH3COOH का मुख्य अंतर क्या है। तो देखिए जो HCl होता है ये एक प्रबल एसिड होता है, और जो CH3CO यानी कि एसिटिक एसिड होता है ये एक दुर्बल एसिड होता है। दोनों ही एसिड है, HCl भी एसिड है और CH3COOH भी एसिड है, लेकिन HCl जो होता है ना ये हाईली एसिडिक होता है, और जो एसिटिक अम्ल होता है ये थोड़ा दुर्बल होता है। तो यहाँ पे आप देख लो, HCl प्रबल अम्ल होता है, जबकि एसिटिक एसिड जो होता है ये एक दुर्बल अम्ल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु समान यानी कि नियत त्वरण से गति कर रहा हो तो उसका वेग समय ग्राफ कैसा होगा। तो अगर कोई वस्तु, अगर हम लोग टाइम वेलोसिटी ग्राफ को अगर हम निकालते हैं टाइम वेलोसिटी ग्राफ, तो अगर दे रखा है कि समान त्वरण तो उसका जो ग्राफ होगा ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा, ठीक है। यानी कि एक समान ढाल वाली एक सीधी तिरछी रेखा हो जाएगी, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन या के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। को वायु में जलाने पे क्या होता है, और जब सेचुरेटेड होता है तो इसका पूर्ण दहन होता है, याद रखना। जो अनसेचुरेटेड होता है यानी कि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको अनसेचुरेटेड कहा जाता है इन दोनों को। और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन नहीं होता है, जिस कारण से वो पीला और धुआं निकालता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका पूर्ण दहन होगा, यानी कि इसमें कोई भी हानिकारक गैस नहीं निकालता है, ठीक है। और इसका जो लो होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है, तो इसका स्वच्छ और नीला ज्वाला के साथ ये जलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को क्या कहा जाता है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को वही कहा जाता है, क्या द्रव्यमान संख्या कहा जाता है, मास नंबर कहा जाता है। प्रोटॉन की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। पादप जनन के संदर्भ में कायिक संवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता क्या है, देखिए ये एक मान लीजिए पौधा है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लांट है, यहाँ पे जड़ है। तो अगर कोई बीज है, अगर बीज से प्लांट निकला, ठीक है, अगर बीज से प्लांट निकला तो उसको नॉर्मल जर्मिनेट कहते हैं। नॉर्मल उसको जो पौधा जो जनरेट होता है या जर्मिनेट होता है उसको बोला जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर मान लेते हैं कि टहनी से रूट निकल गया, ठीक है, अगर तना से रूट निकल गया, अगर रूट से ही ये रूट कभी कभी ऊपर आ जाता है, रूट से ही फिर रूट निकल गया, या फिर एक पौधा बन गया, ठीक है, या फिर यहाँ से टहनी से एक पौधा निकल गया, या फिर इसका तना से निकल गया, या फिर पत्थर चट्टा का आप लोग पत्ता देखे होंगे, इस तरह से रहता है उसका पत्ता, और ये जो गैप रहता है वहाँ से एक पौधा निकलने लगता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि जड़, बीज को जो जड़ होता है उसको छोड़ के पौधे के अन्य भागों से कहीं से भी अगर फिर से प्लांट अगर एक निकल आता है बिना बीज का ही, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यही बोला गया है, पादप जनन के संदर्भ में कायिक संवर्धन निम्नलिखित में से के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यहाँ पे 4 आपको ऑप्शन दे रखा था, इसमें से हम देखिए ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन पढ़ने से, क्योंकि दोनों शिफ्ट का करवा रहे हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसमें बीजांड या बीज बनने के बाद नए पौधे का विकास होता है। अच्छा यहाँ इनकरेक्ट होगा क्या, हाँ इनकरेक्ट दिया तभी होगा ये, ठीक है, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ये इनकरेक्ट पूछा गया था, यानी कि ये गलत पूछा गया, यहाँ पे असत्य पूछा गया, तो असत्य यही होगा, ठीक है, ये असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ये होता ही नहीं है, वो बीज से, तो देखिए यहाँ पे बीजांड है, बीजांड या फिर बीज से तो निकलता ही नहीं है, वो तो पौधे के अन्य भागों से पौधा एक अलग प्लांट निकल जाता है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जलवायु परिवर्तन के कारण पश्चिमी घाट में अत्यधिक और अनियमित वर्षा होती है तो इसका प्राथमिक प्रभाव क्या होगा। अगर मान लीजिए अत्यधिक वर्षा हो रहा है, जरूरत से ज़्यादा, जहाँ जितना जरूरत उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ का जन व्यवस्था जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगी, यानी कि वहाँ के जीव जंतु जो भी है, वहाँ की प्रजातियाँ या फिर जीव जो रहने वाले में कठिनाई हो जाएगी। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक फुटबॉलर गेंद को किक मारता है, ठीक है, एक फुटबॉल खिलाड़ी है वो गेंद को किक मारता है और गोलकीपर उसको पकड़कर रोक भी लेता है। कार्य और पल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, एकदम डीपली क्वेश्चन पूछा है, जिसको नॉलेज होगा, जो बल चैप्टर अच्छा से किया होगा वो उसको अच्छा से कर दिया होगा इसको, ठीक है। और ये आपका इस तरह से पूछा गया था। पहला में पूछा गया है कि खिलाड़ी द्वारा लगाया गया बल
और गेंद का विस्थापन एक ही दिशा में होता है। अच्छा, आप ज़रा सोचो कि मान लो यहाँ पे एक खिलाड़ी है, ठीक है, अब ये किक मारा है गेंद को, इस तरफ से मारा किक इधर, अब एक यहाँ पे एक गोलकीपर है, ये रोक रहा है, तो किक जो मारा तो ये तो बल लगाया इधर से, ठीक है, विस्थापन हो रहा है इसका इधर से। अब ये भाई साहब जो बल लगाएगा इसको रोकने के लिए लगाएगा इधर से, तो क्या एक ही दिशा में होगा? ये इस दिशा में है, ये इस दिशा में, दोनों अलग अलग दिशा में है, तो पहला नंबर तो गलत हो जा रहा है। ऐसे ही दूसरा में पूछा गया था क्या कि खिलाड़ी द्वारा गेंद पर किया गया कार्य धनात्मक होता है। अगर खिलाड़ी यहाँ पे है तो इसको रोकने का काम, ये जो खिलाड़ी है ये तो रोकने का काम कर रहा है, तो ये क्या धनात्मक, खिलाड़ी द्वारा गेंद पर किया गया कार्य धनात्मक होता है, ये तो ऋणात्मक कार्य कर रहा है क्योंकि तो रोकने का कार्य कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया आपका। सी नंबर में पूछा गया है कि गोलकीपर गेंद को रोकते समय विस्थापन की विपरीत दिशा में काम करता है। बिल्कुल, देखिए ऊपर में था दोनों एक अलग अलग दिशा में और सेम दिशा में बोल रहा था, लेकिन ये यहाँ सेम दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा क्योंकि ये इधर से बॉल को मार रहा है, ये इधर से रोक रहा है, ये विपरीत दिशा में होगा, ये सही हो गया। गोलकीपर द्वारा गेंद पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा ना कि धनात्मक होगा, ये इसका सही जवाब है क्योंकि उसको तो रोक रहा है ना, कार्य करके तो उसको रोका जा रहा है, ये तो धनात्मक होगा नहीं, ऋणात्मक हो जाएगा। ये सी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी और डी इसका बी नंबर का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा, अच्छा हम नहीं दिए लिख के रखे थे लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तो शायद नहीं दिए, भूल गए, चलिए कोई बात नहीं, पूरा मैं एक्सप्लेनेशन दे दिए थे इसका, लेकिन इसमें डालना भूल गई। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के माध्यम से संचरित होने वाली विद्युत रासायनिक संदेशों को क्या कहा जाता है? तो विद्युत रासायनिक संदेशों को क्या कहा जाता है? तंत्रिका आवेग या फिर नर्व इम्पल्स कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा, देखिए यहाँ सब जीके जीएस का क्वेश्चन आपका शुरू हो गया है, यानी कि करंट का। भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा वर्ष 2026 में मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण की तीसरा चरण कुल कितने राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया गया? जो तीसरा अभी जनगणना हो रहा है वो आपसे पूछा गया था कि तीसरा चरण कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों मिला हुआ है में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री, ये तो भाई एकदम अभी देखो पिछला ही 3 तारीख में ही पूछ दिया था, पहले ही पहला शिफ्ट में ही पहला शिफ्ट में पूछा गया था और देखो अभी भी पूछ दिया, रिपीटेड कर दिया है। कौन हो जाएगा? जोसेफ विजय, ये एक्टर भी रह चुका है, आप लोगों को पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2026 में भारत 13 स्थान गिरकर किस स्थान पे पहुंच गया है? तो 13वां स्थान को खिसक के ये 23वें स्थान पे पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, शुभेंदु अधिकारी हाल ही में किस राज्य के, ये भी बहुत चर्चा में रहा है, शुभेंदु अधिकारी किस राज्य का बना था? ये पश्चिम बंगाल का बना है और ये अभी बीजेपी का पहला बनने वाला CM बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो जो महिला दिवस है उसके आधिकारिक थीम पूछा गया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2026 में विधानसभा में विधेयक पारित कर समान नागरिक संहिता UCC लागू करने की दिशा में कदम उठाने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया था? देखिए आप लोग पहला और दूसरा भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तीसरा राज्य कौन बन गया है? ये तीसरा राज्य बन गया है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूची के अनुसार सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में 2026 पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया था? तो किसमें पूछा गया है? सार्वजनिक मामलों में, ठीक है। 2026 किसको दिया गया था? तो देखिए 2026 में कुल 5 को दिया गया है, ठीक है, 5 को दिया गया। अब आपको ऑप्शन में जो भी रहा, ऐसे जहाँ तक हमको पता चला है कि इसमें शायद KT थॉमस दिया गया था, लेकिन यहाँ 5 को दिया गया था। अभी इन 5 को देख लो 2026 में, श्री धर्मेंद्र सिंह देवल जो अभी मरणोपरांत इनको दिया गया था, कला एक्टर थे, ठीक है। श्री KT थॉमस जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, सुश्री N राजन, ठीक है, ये कला के क्षेत्र में दिया गया है। श्री P नारायणन, ये साहित्य और शिक्षा के के क्षेत्र में दिया गया था इनको। श्री VS अच्युतानंद, इनको भी मरणोपरांत दिया गया था सार्वजनिक मामले में। तो सार्वजनिक मामले में यहाँ पे बोला गया था, तो आपको ये 2 में से कोई एक दिया होगा, या तो श्री KT थॉमस या फिर इनको दिया गया होगा। तो आप जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में है, आपका शायद ये वाला दिया गया था KT थॉमस। तो आप लोग 5 को ही याद कर लेना। अब आने वाले जो है शिफ्ट में या फिर आने वाले दिन में इसको आगे इस सब में से कोई भी पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जुलाई 2026 में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप की महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन महिला थी? तो ईशा सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? और आपको सबको पता होगा कि जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वहाँ पे किया गया था विदेश मंत्रियों का, जो सबका विदेश मंत्री आया था अभी
नई दिल्ली में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मार्च 2026 में आयोजित 21वीं AFC महिला एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश ने की थी? अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2026 में रांची में आयोजित 29वें फेडरेशन कप में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.09 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरिंदरवीर सिंह ने इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था आपसे, हाल ही में DRDO और भारतीय वायुसेना द्वारा किस अत्यधिक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है जो हवाई रक्षा और सटीकता से मजबूत करता है? हवाई रक्षा और सटीकता को मजबूत करता है। ठीक है, किसके किसके द्वारा किया गया था? DRDO के द्वारा और भारतीय वायुसेना के द्वारा। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा रुद्रा M2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस प्रमुख यूरोपीय संगठन के साथ केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए संशोधित समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसके साथ किया गया था? ECB के साथ किया गया था, यानी कि यूरोपीय केंद्रीय बैंक के साथ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 7 मई 2026 को नए श्रम संहिताओं के तहत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 40 वर्ष या फिर उससे अधिक जो श्रमिक होता है उसका स्वास्थ्य जांच कराने के लिए। पुरुष T20 विश्व कप 2026 के दौरान कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में किसी एक टूर्नामेंट या सीरीज में 100 से अधिक छक्के लगाने वाली पहली टीम बन गई? और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। देखिए दक्षिण अफ्रीका नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग इसको काट दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 2026 को 92 वर्ष की आयु में एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका का निधन हो गया। आपको बताना है कि इसका नाम क्या था, और आप लोग को पता है कि इनका नाम क्या है? आशा भोसले। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लता मंगेशकर का जो निधन हुआ था ये कब हुआ था, ठीक है, और किस अस्पताल में हुआ था, ये भी आप लोग को याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूछ दिया है आशा भोसले से। दोनों बहनें थी, तो आपको वो भी याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा हाल ही में घोषित IMEX 2026 पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो IMS 2026 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग और अनुसंधान इसका प्राथमिक लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था, भारत सरकार का प्रमुख नमामि गंगे मिशन संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य SDGs में से मुख्य रूप से किस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है? तो किस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है? तो SDG 6 यानी कि स्वच्छ जल और स्वच्छता इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2026-27 के स्वास्थ्य अनुभाग में किस प्रमुख जन स्वास्थ्य चुनौती पर विशेष चिंता व्यक्त की गई है? तो किस जन स्वास्थ्य चुनौती पर विशेष चिंता व्यक्त की गई? तो कुपोषण और मोटापा। ठीक है, मोटापा के कारण अभी भारत में मधुमेह में नंबर 1 है भारत, मालूम है कि नहीं आप लोगों को? और ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुपोषण और मोटापा पे। चलिए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखते हैं। पहले हम लोग देखेंगे साइंस का, फिर देखेंगे हम लोग करंट का। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, एक खाद्य श्रृंखला में घास, टिड्डा, मेंढक, बाज किस जीव में कीटनाशकों यानी कि रसायनों की सांद्रता सबसे अधिक होती है? यहाँ पे पूछा गया जो हम लोग जो फसल में कीटनाशक या फिर जो रसायन छिड़काते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोग को जब यहाँ पे फूड चेन होता है या फिर फूड पिरामिड इसको बोलते हैं, ठीक है, तो पहले तो प्रोड्यूसर होगा, उसके बाद हो जाएगा शाकाहारी, उसके बाद हो जाएगा प्रथम स्टेज का मांसाहारी, फिर द्वितीय स्टेज का होगा, और फिर सबसे ऊपर में एक द्वितीय स्टेज का कौन होता है? जो ओमनीवोरस होता है, मांसाहारी भी खाता, शाकाहारी भी खाता, ठीक है, ये होता है ओमनीवोरस बीच वाला, और ये होता है प्योर शाकाहारी। और उसके ऊपर में भी एक होता है जो मांसाहारी को भी खाता है, ओमनीवोरस को भी खाता है और शाकाहारी को भी खाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इसका जो इफेक्ट देखने को मिलता है सबसे ऊपर में, यानी कि वहाँ सबसे ऊपर में क्या होता है? बाज होता है, चील होता है, गिद्ध होता है, ये सब जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाज। चलिए नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम धातु की अभिक्रिया गर्म पानी के साथ कराया जाता है, यानी कि उबलते हुए गर्म पानी के साथ जब कराते हैं तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? ये आपसे पूछा गया था। तो इसके मुख्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, MgOH का ट्वाइस। चलिए अगला क्वेश्चन है,
यदि एक जलती हुई मोमबत्ती को उत्तल लेंस के सामने अनंत से धीरे धीरे उत्तल लेंस की जो है पास लाया जाता है तो प्रतिबिंब का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर देखिए अनंत से उत्तल लेंस के यहाँ पे कोई कैंडल है, ठीक है, अब इसके धीरे धीरे पास ला रहे हैं हम, ठीक है, तो बोला गया है कि इसका जो क्या होगा, इमेज पे प्रभाव क्या पड़ेगा, तो ये लगातार धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा उत्तल लेंस और अवतल दर्पण सेम करता है, ठीक है, जो अगर अवतल दर्पण पता है तो उत्तल लेंस आराम से आपको हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, लगातार, माफ कीजिएगा, लगातार धीरे धीरे बड़ा होते जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के कांच के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सबसे अधिक विचलन होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है तथा किस रंग का सबसे कम होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका विचलन सबसे कम होगा। वेवलेंथ ज़्यादा किसका होता है, रेड का, यानी कि रेड का विचलन सबसे कम होगा, ये जो है ना इसका स्कैटर सबसे कम होगा। और बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है बैंगनी का सबसे अधिक विचलन होगा और लाल का सबसे कम विचलन होगा, ठीक है, क्योंकि लाल का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसका विचलन कम होता है, और बैंगनी का वेवलेंथ बहुत कम होता है इसलिए इसका विचलन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक पौधों को कठोरता, मजबूती और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा, ठीक है। ऐसे कीजिए, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा क्या होता है, ये जो ना फूड को स्टोर करके रखता है, पौधों में फूड को स्टोर करके रखने का काम करता है पैरेन्काइमा। कोलेन्काइमा क्या करता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और स्क्लेरेन्काइमा जो आपको एग्जाम में पूछा गया था ये वाला, ये क्या करता है, मजबूती देता है इसको और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा। नेक्स्ट है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन क्या है, एक सूचक है, को किसी क्षारीय विलयन में डाला जाता है। अगर किसी क्षारीय विलयन में उसका रंग क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो क्षार में फिनोप्थिलीन का रंग क्या हो जाता है, ये हो जाता है पिंक, गुलाबी हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। क्लोरीन और समस्थानिक, क्लोरीन के समस्थानिक, एक है कितना 35 यूनिट मास है और एक का है कितना 37 यूनिट मास है, क्रमशः 75% और 25% अनुपात में है, तो औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो एकदम यहाँ पे ना सिंपल सा पूछा गया था, ये जो ओल झोल दे रखा है आप लोग को दिमाग को भटकाने के लिए, सीधा पूछा गया कि क्लोरीन का जो है ना परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु द्रव्यमान पूछ दिया था क्लोरीन का। और आप लोग को सबको पता होगा कि 35.5 होता है, 35.5 होता है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 35.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम धातु की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जब हम लोग पोटेशियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्लोरीन के साथ, तो KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। और इसका आंसर खोज लें यहाँ पे, कहाँ पे, पोटेशियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कार का वेग 5 सेकंड में 10 मीटर से 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो इसका त्वरण ज्ञात करना है। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। एक्सेलरेशन आप लोग को निकालने दे दिया है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, बस यही तो होता है एक्सेलरेशन निकालने का। फाइनल वेलोसिटी हमको दे रखा है 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 10 और डिवाइडेड 5 दे रखा है। अच्छा देखो यहाँ सेकंड में दे रखा है, हमेशा ऐसा यूनिट कोई लेके चलना है। यहाँ पे कितना है, 5 सेकंड में दे रखा है, तो हम लोग डायरेक्टली 5 को, इसलिए देख लेना, मिनट में देखो तो पहले सेकंड में चेंज करना है। इतना कितना हो जाएगा 20/5, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भौतिक विज्ञान में वेग का एसआई मात्रक क्या, देखो वेग का एसआई मात्रक पूछ दिया है, मीटर पर सेकंड होता है। वेग का एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और इसका मीटर पर सेकंड होता है वेग का। अच्छा आप लोग एक चीज़ वहाँ पे बताइए, एक चीज़ पूछने वाला है एकदम 110% आप लोग लिख लीजिए, कहीं पूछने वाला है कि जो जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, इसका जो है ना एसआई मात्रक क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है और इसको किसने दिया था, ये तीनों, इसका जो मान था ये किसने दिया था, ये तीनों आप लोग कर लीजिएगा। आने वाले दिन 1 से 2 दिन में ये पूछने वाला है, एकदम लिख लो। चलिए अगला क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी यानी कि होमोलोगस सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा यहाँ पे कथन दे रखा है, पहला नंबर में दे रखा है कि इस श्रेणी के सभी सदस्यों के भौतिक गुण बिल्कुल समान होते हैं, होमोलोगस में बिल्कुल समान नहीं होते। क्यों, क्योंकि भाई इसका मास बढ़ते रहता है, तो इसका अगर मास बढ़ता है तो भौतिक गुण समान कैसे हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी के 2 लगातार सदस्यों के बीच CH2 समूह का अंतर होता है, जो कि बिल्कुल सही है। इस श्रेणी के जो होमोलोगस सीरीज होता है इसके बीच जो होता है ये CH2 समूह का अंतर होता है। तीसरा नंबर में आपसे पूछा गया है कि इस श्रेणी के सभी सदस्य का रासायनिक गुण समान होते हैं, ये सही है, भौतिक गुण समान नहीं होता कभी भी, रासायनिक गुण समान होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा, बी नंबर का। अच्छा देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिया गया है। अच्छा इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम अगर पढ़ने जाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हृदय के हृदय के किस कक्ष से रक्त ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए सीधे फेफड़े में भेजा जाता है? सीधे फेफड़े में भेजा जाता है। और ये क्या होता है? ये वेंट्रिकल करता है। कौन सा वेंट्रिकल? तो राइट वेंट्रिकल करता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी हम कोई भी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बताना बहुत ज़्यादा है और अभी आपका एग्जाम देना, अभी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करेंगे तो दिमाग आप लोग को यहीं पे लगा रहेगा। ठीक है, इसलिए एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। मेरा अगर किसी को देखना है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन उसी से आ रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि सब कुछ आ जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से भिड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि मशीन ए 2 घंटे में 600 जूल कार्य करता है, एक मशीन है जो कि ए है वो 2 घंटे में 600 जूल कार्य करता है, और एक मशीन बी है जो कि 3 घंटे में 1800 जूल कार्य करता है, तो कौन सा कथन सही है? तो आप यहाँ पर बताना। पहले कथन बोले, ए की शक्ति बी की शक्ति से अधिक है। अब यहाँ सबसे पहले निकाल लो भाई। ठीक है, इतना जूल कार्य करता है, तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे कि 2 घंटा में कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बोला? अच्छा, शक्ति निकालने के लिए बोला ना, शक्ति। तो पावर बराबर हम लोग को पता है, पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन बटे टाइम। अब वर्क डन हम लोग को सबका दे रखा है, कितना दे रखा है? तो 1 मिनट, हाँ, वर्क पावर बराबर वर्क डन बटे 4। ठीक है, तो इतना जूल का कार्य करता है 600, तो 600 जूल का अगर ये कार्य किया कितना समय में? 2 घंटे में। अच्छा, घंटा दोनों में दे रखा, तो इसको 2 घंटे में ही करो। ठीक है, और इधर क्या कर रहा है? ये दूसरा वाला पोर्शन में क्या कर रहा है? बी वाला, ये का है, ये बी में क्या कर रहा है? बी में कर रहा है कि 1800 जूल कार्य कर रहा है, कितने में? 3 घंटा में। अब इसको काटा पीटी करो, तो 2 तिया 6 यानी कि 300 हो रहा है, और इसको काटेंगे तो 600 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका दोगुना है। किसका दोगुना है? बी दोगुना है ए से। ठीक है, बी दोगुना है ए से। अब याद रखना, बी दोगुना था ए से, यानी कि बी की शक्ति ए से दोगुनी है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि चालक की गति पूर्व की ओर हो तथा चुंबक की क्षेत्र उत्तर की ओर हो तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? ठीक है, चालक का गति पूर्व की ओर दिया है, धारा को दे दिया उत्तर की ओर। देखो अब हम सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेमिंग का राइट हैंड बनाते हैं। ये रहा राइट हैंड। ठीक है, हम समझा दे रहे हैं अभी, 1 मिनट। ये हो गया हाथ, ये जो है ये वाला है अंगूठा, ये वाला है तर्जनी, और ये वाला है मिडिल फिंगर। तो अंगूठा क्या बताता है? ये बनाता है थ्रस्ट को, यानी कि मोशन को बताता है ये। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाता है। ये क्या बताता है? ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड को, कौन? तर्जनी। और जो मिडिल फिंगर होता है, बड़ा वाला उंगली जो होता है, ये बताता है हम लोग को करंट को, कि इस डायरेक्शन में जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये बता रहा है करंट को। अब बोला गया है कि अगर गति को पूर्व की ओर रखा जा रहा है, अगर हम लोग इसको ईस्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम कलर यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब इसको अगर हम ईस्ट बना दे रहे हैं, ठीक है, तो वेस्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में, नॉर्थ हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और साउथ हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो अगर ईस्ट में क्या है? थ्रस्ट है, मोशन है। तो चुंबक की क्षेत्र उत्तर की ओर, चुंबक की क्षेत्र इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, उत्तर की ओर, सही है। तो पूछा गया है कि आपका जो करंट होगा ये किस डायरेक्शन में होगा? तो देखो करंट किस डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ तो अगर आप लोग देखोगे ना तो आप लोग क्या बोलोगे कि ये वेस्ट की ओर है, वेस्ट की ओर। लेकिन नहीं, आप जब उंगली को अपना दाहिने हाथ उंगली को इस तरह करोगे तो ईस्ट के अपोजिट आप नीचे ओर आएगा, इधर नीचे की ओर आ जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा वेस्ट। लेकिन ये जो है ये परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर है ना कि वेस्ट डायरेक्शन में। ये जो है ये बीचों बीच गया, यानी कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है। आप ऐसे करके देखो, अंगूठा के नीचे की ओर जो है वो हो जाएगा आपका वेस्ट। यहाँ पे वेस्ट बहुत जो लड़का मार के आया होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपको आंसर क्या हो जाएगा? ये ऊपर की ओर होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये वाला पोर्शन। अब करके देखो अपना उंगली से, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर वेस्ट ना होकर के ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निलंबन यानी कि सस्पेंशन और वास्तविक विलयन यानी कि ट्रू सॉल्यूशन के कणों के बीच कणों के आकार में मुख्यतः अंतर क्या? देखो सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या होता है कि पूरी तरह से घुल जाता है, कणों का आकार जो होता है ना 1 नैनोमीटर से कम होता है। और सस्पेंशन में क्या होता है, ये हम लोग नग्न आंखों से इसका जो कण है जो घुलता है, जो सोल्यूट है, उसको हम लोग देख सकते हैं आराम से, यानी कि उसका 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है उसका जो आकार होता है। ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन को 2 तरीका से आप लोग को ऑप्शन दे सकता है, एक तो नैनोमीटर के आधार पर, और एक इस तरह से कि निलंबन के कण बड़े होते हैं तथा जो वास्तविक जो विलयन होता है उसका कण छोटे होते हैं। और दूसरा तरीका दे सकता है आपको ये इस तरह से, क्या कि वास्तविक विलयन जो होता है उसमें कणों का जो व्यास होता है 1 नैनोमीटर से कम होता है, नंगी आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। और जो होता है सस्पेंशन जो होता है, इसका जो कण होता है ये 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, और इसको हम लोग नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि कंकड़ को डाल दोगे और उसको खोल दोगे तो उसमें हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो अब या तो ऑप्शन में आप लोग इस तरह से दिया होगा, ठीक है, या तो ऑप्शन में आप जो ये दिया हुआ इस तरह से दिया होगा। तो दोनों में से देख लेना जो आपको ऑप्शन में दिया था सही है। ठीक है, दोनों ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दोपहर के समय आकाश नीला दिखाई देता है,
जबकि सूर्यास्त के समय यह लाल या नारंगी दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण वही है स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। लेकिन पूछा गया था क्वेश्चन इस तरह से नहीं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपको दे दिया है। पूछा क्या गया था कि अभी हम बताए थे कि फर्स्ट शिफ्ट में भी इसका पूछा था, सेकंड शिफ्ट में भी सेम पूछ दिया है कि जिस कलर का, देखो यहाँ क्या बोला, दोपहर के समय आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है नीला? क्योंकि जो पृथ्वी है, जो घूमता सूर्य, ये हो गया सन, ठीक है, और ये हो गया अर्थ। ये जो सन है, ये जो पृथ्वी, ये सूर्य के इस तरह से घूमता है। किस तरह से घूमता है? देखो, ये हो गया मान लीजिए सन। अब जो घूमता है ना, तो ये इस तरह से, इस तरह पाथ रहता है। तो शाम के समय इस डायरेक्शन यहाँ पे रहता है पृथ्वी, और मिडिल जब यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ तो सूर्य एकदम 12 बज रहा होता है। तो इस समय क्या होता है ना, इसके डिस्टेंस बहुत कम होता है, जिस कारण से यहाँ पे जिस लाइट का स्कैटर सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि किसका ज़्यादा होता है, तो नीला रंग का स्कैटर यहाँ पे ज़्यादा होता है। इस कारण से नीला रंग हमको ज़्यादा दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब चला जाता है सूर्य, तो यहाँ से नीला रंग का वेवलेंथ कम होता है, यहाँ तक पहुँच नहीं पाता, रास्ते में ही ये खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये क्या वो बिखर जाता है। बिखरने के बाद ये इसका खत्म हो जाता है, और जो पहुंचता है, जिसका वेवलेंथ रहेगा वही पहुंचेगा। वेवलेंथ ज़्यादा किसका रहता है? लाल रंग का। और यहाँ तक पहुंचता है लाल रंग, जिस कारण हम लोग को लाल रंग दिखाई देता है, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब यही वाला चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि दोपहर में प्रकाश को कम दूरी तय करनी पड़ती है, इससे नीला रंग अधिक बिखरता है, जबकि सूर्यास्त के समय प्रकाश लंबी दूरी तय करती है, नीला प्रकाश रास्ते में बिखर जाता है, और लाल रंग या नारंगी रंग जो है ना, प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचता है। तो इसका करेक्ट आंसर ही हो जाएगा ए नंबर का। चलिए, मानव मस्तिष्क के अग्रभाग यानी कि फोरबिलियन में क्या करता है, इसी से हम लोग सोचने, समझने, बुद्धि, ये जो कुछ भी होता है यहीं से होता है, सब कंट्रोल किया जाता है। स्वैच्छिक क्रियाएं जो होती है, सोचना, स्मृति, बुद्धि, ये सब यही से होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि कोई उपकरण 0.5 मिनट में 3000 जूल ऊर्जा की खपत करती है तो उसकी शक्ति कितनी होगी? तो यहाँ पे शक्ति पूछ दिया है कितनी होगी, और ऊर्जा यहाँ पे एनर्जी कितना दे रहा है? 3000 जूल। तो हम लोग को पता है कि पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी बटे टाइम होता है, यही होता है। एनर्जी मेरे पास दे रखा है 3000 जूल, और टाइम मेरे पास दे रखा है 0.5 मिनट, यानी कि इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 30 सेकंड हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 100 वाट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ पे किया जाता है? रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। हीरा और ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन का प्ररूप है, और इसके संबंध में कौन सा सही है? तो भाई देख लो, विद्युत का हीरा जो कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2, अब यहाँ से देखिए करंट का शुरू हो गया है। अप्रैल 2026 में आयोजित लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किस टीम को लोरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर 2026 चुना गया? तो किस टीम को चुना गया है? यह है पेरिस सेंट जर्मेन, PSG इसका शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 का थीम क्या है? तो विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बोर्ड ऑफ पीस, अभी जो बोर्ड ऑफ पीस के वर्तमान जो अध्यक्ष कौन है? ये है डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, ये हाल फिलहाल चर्चा में भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार 3 टीमों वाला अनोखे फुटबॉल प्रारूप ओमेगा बॉल का शुरुआत किस IIT के द्वारा किया गया था? ये IIT मद्रास के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2026 में कला यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में किस प्रसिद्ध अभिनेता को मरणोपरांत पद्म भूषण, अभी बताएं तो 5 पद्म भूषण दिया गया था, मरणोपरांत किसको दिया गया था, किनको दिया गया था? तो धर्मेंद्र को दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में आयोजित लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2026 किसे चुना गया था? तो ये किसको चुना गया था? आर्याना साबालेंका को चुना गया था, और ये किसकी? रसिया से है। ठीक है, आर्याना साबालेंका। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जनवरी 2026 में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को 154 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 154 देशों में भारत को 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की रात्रिकालीन सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की शुरू की है? तो निर्भया निशा पहल की शुरू कहाँ पे किया गया है? केरल में किया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास EX इक्वेरियन के अंतिम वैलिडेशन फेज में मालदीव सुरक्षा रक्षा बल की ओर से मुख्य रूप से कौन शामिल हुए थे? तो मालदीव की ओर से कौन शामिल हुआ था? तो मालदीव के ब्रिगेड जनरल अब्दुल इब्राहिम जो है शामिल हुए थे इसमें। अगला क्वेश्चन है,
फरवरी 2026 में नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आधिकारिक विषय यानी कि थीम क्या था? तो नई दिल्ली में आयोजित भारत मंडपम में इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का थीम जो था ये था सर्वजन हितम सर्वजन सुखम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में दुबई में आयोजित विश्व की सबसे बड़ी खाद्य और पेय प्रदर्शनी 2026 के 31 वर्ष के इतिहास में पहली बार किस देश को आधिकारिक पार्टनर कंट्री बनाया गया? तो आधिकारिक पार्टनर कंट्री किसको बनाया गया था? तो भारत देश को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय और एनडीएमए द्वारा 507.37 करोड़ रुपए की लागत से आपदा प्रबंधन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए किस राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी गई? तो किस राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी गई थी? राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना को दिया गया था मंजूरी। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के किस वन्यजीव अभयारण्य के आसपास 0 से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है? तो किस वन्यजीव अभयारण्य को किया गया है? तो आपको पता होगा, ये हाल फिलहाल न्यूज़ में भी आया था, ये कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इंडिया पोस्ट ने भारत का पहला जेन जी थीम आधारित डाकघर किस संस्थान में शुरू किया गया था? ये किया गया था आईआईटी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भुवनेश्वर में आयोजित पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में पुरुषों की 60 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक किसने जीता था? इसका सही जवाब हो जाएगा गुरिंदरवीर सिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय बजट 2026 के व्यापक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार किस सांकेतिक ने वास्तविक रूप से 7.0% की अनुमानित वृद्धि दर्ज की है? तो किस सांकेतिक ने की है 7.0 की अनुमानित वृद्धि? तो निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं या आपातकालीन स्थिति के समय पर ट्रॉमा केयर और मेडिकल रिस्पॉन्स प्राप्त करना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? पता होगा मौलिक अधिकार कहाँ पे? 21 में, आर्टिकल 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी इंडेक्स के अनुसार एआई प्रतिस्पर्धात्मकता एवं तैयारी में भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो एआई के क्षेत्र में भारत का वैश्विक स्थान पूछा गया है। ये कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। पहला में कौन है? यूएसए। दूसरा में कौन है? चाइना। तीसरा में कौन है? इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 30 जनवरी 2026 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उम्मीद पोर्टल पर कौन से 2 नए मॉड्यूल्स लॉन्च किया? तो उम्मीद पोर्टल पर कौन से 2 मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वेक्षण मॉड्यूल और वक्फ संपत्ति पट्टा मॉड्यूल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का। गाइस, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के जय हिंद, जय भारत।